चलिए आज देखते हैं हम। कल हम लोगों ने पढ़ा था पिछली कक्षा में कि पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। पौधों में जनन कैसे होता है ये हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ना आपको कौन सा, जंतुओं में जनन। जंतु का मतलब जानवर से नहीं होता है, हम लोग भी किस में आते हैं, जंतु में आते हैं। तो जंतुओं में प्रजनन के जाने से पहले आप ये जान लीजिए कि जो मानव होता है, ठीक है, या जंतु होते हैं, वह एक लिंगी होते हैं कि द्विलिंगी होते हैं। और एक लिंगी क्या होता है और द्विलिंगी क्या होता है इसको भी आप पहले देख लीजिए। एक लिंगी और द्विलिंगी। मानव की बात करें हम तो मानव क्या है, एक लिंगी है। मानव एक लिंगी है। और द्विलिंगी क्या होता है, तब बात को नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हैं कि जब एक ही शरीर में दो लिंग उपस्थित हो या दो लोगों के गुण पाए जाए, नर और मादा दोनों के गुण अगर पाए जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे, द्विलिंगी। नहीं तो सब इसको क्या कहेंगे, हाँ। तो समझना है कि आपको एक लिंगी क्या होता है और द्विलिंगी क्या होता है। जब नर और मादा दोनों के गुण एक ही शरीर में पाए जाए तो द्विलिंगी, और जब नर अलग हो और मादा अलग हो तो उसे क्या कहते हैं, एक लिंगी। तो एक लिंगी में कौन आ जाएगा, मानव। और द्विलिंगी में कौन आ जाएगा, केचुआ आता है। क्या आता है, केचुआ। और एक होता है जोंक, देखे हैं पानी वाली जोंक, ठीक है। तो ये केचुआ और जोंक एक ही शरीर में नर और मादा दोनों होते हैं, नर और केचुआ में सबसे बड़ी बात एक होती है कि इसमें 4 जोड़ी हृदय पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 4 जोड़ी। सोचिए, हम लोगों में एक, उसमें। तो ये याद रहेगा कि केचुआ और जोक जो है वो क्या है, द्विलिंगी है, और मानव एक लिंगी है। क्योंकि देखिए मानव में नर अलग होता है, मादा अलग होती है, दोनों के गुण भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो पहले इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं कि ये सब होता क्या है, आखिर जन्म कैसे होता है। देखिए एक तरफ हम लिख देते हैं नर, एक एक चीज एक एक टॉपिक हम क्लियर करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम पहले बेसिक जान लेते हैं, मोटा मोटी कि आपको पढ़ना क्या है। नर मादा, नर को क्या कहते हैं, मेल, और इसको फीमेल। नर का भी युग्मक होता है और मादा का भी युग्मक, ठीक है। इसको भी क्या बोलते हैं, युग्मक। नर का जो युग्मक होता है वो होता है शुक्राणु। क्या होता है, शुक्राणु। और मादा का जो होता है उसे कहते हैं अंडाणु। नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु। अब नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं एक दूसरे से, अच्छा युग्मक में शुक्राणु तो हो गया, ठीक है, लेकिन गुणसूत्र भी तो होना चाहिए ना। तो गुणसूत्र कितना होता है इसमें, यहीं पे लिख दीजिए, चलिए यहाँ पे गुणसूत्र लिख देते हैं, ठीक है। हालांकि मिलता यही है, मिलता कौन है, युग्मक। और नर युग्मक कितना होता है, गुणसूत्र। इसमें क्या होता है, गुणसूत्र। गुणसूत्र 46 होता है इसमें भी, और 46 इसमें भी होता है। नर हो या मादा हो, दोनों में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 और 46। देखिए नर जब जन्म करता है, नर का मतलब नहीं मतलब मानव से है, कि जब मानव में जन्म होता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है कि गुणसूत्र जितना है उसका आधा ये मिलाएगा और आधा। पौधों में विभाजन होता है समसूत्री। पौधों में क्या होता है, मतलब जितना गुण उसके पास है वो सारा गुण किसको दे देगा, बच्चे को दे देगा, ठीक है, मतलब पौधे को दे देगा, नहीं और पौधे को। यहाँ पे आधा गुण नर का होता है और आधा गुण मादा का होता है। तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे अपनी माँ की तरह होते हैं, कुछ बच्चे पापा की तरह होते हैं। क्योंकि जिसका गुण प्रभावी हुआ, जिसका गुण प्रभावी हुआ वही लक्षण आपको किसमें देखने को मिलेगा, बच्चे में देखने को मिलेगा। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है। इसे कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं, और ये जब दोनों मिलते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन, ठीक। और निषेचन क्या बनता है, युग्मनज।
और युग्मनज विकास करके क्या बन जाता है? भ्रूण। और भ्रूण का जब डिलीवरी होता है तो क्या बन जाता है? संतान। मतलब ये क्रिया होती है जनन में, यह क्रिया होती है जनन में। अब बात होती है गुणसूत्र की, तो गुणसूत्र में बाबू 22 जोड़ा दोनों का सेम होता है, 22 जोड़ा प्लस एक्स वाई एक्स, इसमें भी होता है 22 जोड़ा प्लस एक्स एक्स। ठीक, मादा में कौन सा गुणसूत्र? 22 जोड़ा देखिए दोनों में सेम है। एक्स वाई को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। कौन सा गुणसूत्र? एक्स क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और मादा में एक्स एक्स पाया जाता है। तो किसी भी स्त्री के बच्चों में अगर केवल लड़कियों की संख्या है, नहीं होता है जैसे किसी के लगातार लड़कियां होती हैं, तो इसमें गलती कभी मादा की नहीं होती है, गलती हालांकि पुरुष की भी नहीं होती है। लेकिन जो लिंग गुणसूत्र में है, अगर यहां से एक्स और एक्स मिला तो किसका जन्म होगा? लड़की का। देखिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि नर में क्या है? एक्स और वाई ना, और मादा में एक्स एक्स। अगर यह एक्स इससे जाके मिल जाए या इससे जाके मिल जाए, किसका जन्म होगा? लड़की का जन्म होगा। दोनों अगर एक जैसे हुए तो किसका जन्म? लड़की का जन्म। और वाई इससे मिल जाए या इससे मिल जाए, किसका जन्म होगा? लड़के का जन्म होगा। ये क्या है? गुणसूत्र है। अगर एक से एक्स गुणसूत्र मिला, एक्स चाहे इसके साथ मिले या इसके साथ मिले, किसका जन्म होगा? लड़की का। अगर वाई जाके इस एक्स के साथ मिल जाए चाहे इस एक्स के साथ मिले, किसका जन्म होगा? लड़के का। तो क्या कहीं से मादा गलती है? मादा में तो दोनों सेम है। अगर वाई गुणसूत्र आता है, क्रिया करेगा, तो किसका जन्म होगा? लड़के का जन्म होगा। लेकिन हमारे गांव समाज का मानसिकता है, किसी को दोष देते हैं? महिला को दोष देते हैं। ये महिला मतलब अच्छी नहीं है कि लड़कियों का जन्म हो रहा है, तो इससे कुछ लेना देना नहीं होता है। ये समझा गया? देखिए नर में क्या होगा? युग्मक शुक्राणु होगा। मादा का युग्मक क्या होता है? अंडाणु होता है। जब दोनों एक साथ क्रिया करते हैं उसको कहते हैं निषेचन। और निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मनज बनता है। युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण। और भ्रूण से संतान। जब तक बच्चा माँ के पेट में है तब तक क्या कहलाएगा? भ्रूण। चाहे वो 1 दिन का हो या पूरे 9 महीने का हो, क्या कहलाएगा? भ्रूण। जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती है, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है, तो क्या कहलाएगा? भ्रूण। एम्ब्रियो कहते हैं इसको। और उसके बाद जब जन्म हो जाता है तो क्या कहेंगे? संतान। तो ये क्रिया होती है। अब हमें ये देखना है कि नर में शुक्राणु बनता कैसे है, कहाँ बनता है, इसमें हार्मोन्स कौन कौन से काम करते हैं, मादा अंडाणु कहाँ बनता है, इसका जनन तंत्र कैसे काम करता है, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये समझना कि पहले एकलिंगी किसे कहते हैं? जब किसी भी शरीर में केवल एक ही गुण हो, या नर हो या मादा, तो उस जीव को क्या बोलते हैं? एकलिंगी। और जब एक ही शरीर में दोनों लिंग मौजूद हो, मतलब नर और मादा दोनों उपस्थित हो, उसे क्या बोलेंगे? द्विलिंगी। तो नर मतलब मानव में क्या होगा? मादा अलग है और नर अलग है। दोनों के शरीर का बनावट अलग है, विशेषताएं अलग है, हार्मोन्स भी अलग अलग है। तो चलिए इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। मानव में लैंगिक जनन, मानव में लैंगिक जनन। देखिए मानव में लैंगिक जनन का ठीक है, लेकिन पहले इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने ये तो कहा कि एक लिंगी होता है, ठीक, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि यह नर है कि मादा है? ठीक है, तो देखिए जनन अंगों को देख करके पहचाना जा सकता है। आप जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके जनन अंगों को देख कर क्या लोग कहते हैं? लड़के का जन्म हुआ है या लड़की का जन्म हुआ है, बताते हैं ना। वो हो गया आपका प्राथमिक लक्षण। कौन सा हो गया? प्राथमिक लक्षण। क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, केवल जन अंगों को छोड़ करके। वहीं से पता चलता है कि लड़के का जन्म हुआ कि लड़की का जन्म हुआ है। उसके बाद दैहिक लक्षण होता है। कौन सा लक्षण होता है? दैहिक, जिसको आप देख करके बता सकते हैं कि यह लड़का है कि लड़की है, तो उसे हम कहते हैं गौड़ लक्षण या दैहिक लक्षण। तो लक्षण कितने प्रकार के? 2, जिसे नर एवं मादा को पहचानना। पहला होता है प्राथमिक लक्षण, प्राथमिक लक्षण, और दूसरा होता है दैहिक या
गौण लक्षण। दो चीज होते हैं, एक होता है प्राथमिक लक्षण या ये तो है प्राथमिक लक्षण, और दूसरा दैहिक या गौण लक्षण। प्राथमिक लक्षण में आप क्या देखते हैं, जननांगों को देखकर, जननांगों को देखकर जन्म के समय क्या होता है, जन्म के समय, जन्म के समय जब बच्चे का जन्म होता है उस समय आप उसको देख करके बता सकते हैं लड़का है या लड़की है। उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, लड़कों के शरीर में कुछ परिवर्तन होता है और लड़कियों के शरीर में कुछ क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो उसे बोलते हैं दैहिक या गौण लक्षण। शारीरिक शरीर के विकास के दौरान, शरीर के विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन, इसे कहते हैं दैहिक लक्षण या गौण लक्षण। ठीक है, तो एक ही करके लिख लेते हैं कि नर में क्या होता है और मादा में क्या होता है, ज्यादा नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, हार्मोन्स वगैरह भी पढ़ना है इसमें। तो देखिए इधर लिख दिया मैं नर और इधर मादा। इसमें नर में क्या होता है, जैसे आप बड़े होंगे तो आपके दाढ़ी वगैरह आने लगती है ना, हाँ, तो चेहरे पे बाल आना, ठीक, और इसमें हो जाएगा आपका, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। दूसरा वृषण एवं किशन का परिपक्व होना, तीसरा जननांगों एवं बगल में बाल आना, चौथा हार्मोन का स्रावित होना, और हार्मोन्स कौन कौन सा पाया जाएगा, टेस्टोस्टेरोन और एक दो है लिखा जाएगा उसको। पांचवा सीना चौड़ा एवं गठीला होना, सीना चौड़ा एवं गठीला होना। अब देखिएगा जैसे आप बड़े होंगे ना तो आपका मांसपेशियां भी क्या हो जाएंगी, गठीली होती जाएंगी थोड़ा सा। जब किशोरावस्था में पाएंगे, किशोरावस्था कब से कब चलता है, देखिए नर में ये सब परिवर्तन कब होगा, मतलब 14 से 18 वर्ष के बीच में, 14 से 18 के बीच में। और लड़कियों में जब कब से होता है, 11 से 15 वर्ष के बीच में। लड़के में 11 से 15 और लड़कों में 14 से 18। ठीक है, सीना चौड़ा चौड़ा हम गठीला होना। इसमें कोई दिक्कत है आपको, देखिए कुछ छोटा नहीं है ना इसमें। वृषण, वृषण है वो, वृषण सीजन का परिपक्व होना। टेस्ट जहां तक आपका वो बनता है, क्या कहते हैं, शुक्राणु बनता है। ठीक है, उसको एक चीज समझा रहे हैं आपको, ये नर जननांग है और इसमें शुक्राणुओं का बनना, चलिए अच्छा हुआ, शुक्राणुओं का बनना। अब तो कुछ जगह बचा नहीं है, इतना ही हो गया। हार्मोन्स का देख, एनेडोस्ट्रॉन, एनेडोस्ट्रॉन। हार्मोन कौन कौन सा स्रावित होता है नर में, टेस्टोस्टेरोन और एनेडोस्ट्रॉन, दो हार्मोन्स। कौन कौन से, टेस्टोस्टेरोन और एनेडोस्ट्रॉन। चेहरे पर बाल आना, दाढ़ी वगैरह आ जाता है ना आप लोग का। वृषण सीजन को उसका परिपक्व होना, मतलब जो जनन अंग है, जो बच्चे को देख कर आप समझ जाते हैं कि लड़का है कि लड़की है, उसमें विकास होना। उसके बाद जनन अंग में बगल बाल आना, जैसे होता है ना ये सब, बगल में क्या कहते हैं, बाल आ जाते हैं। हार्मोन्स का स्रावित होना, तो हार्मोन्स कहाँ बनेंगे, सब वृषण में बनते हैं, टेस्टिस में। सीना चौड़ा गठीला होना, मांसपेशियां चौड़ी हो जाती है, सीना का मतलब नहीं होता, थोड़ा सा बना लेते हैं आप लोग। और शुक्राणु का बनना, शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वृषण में। कहाँ बनेंगे, वृषण में। जब हम जननांगों का जनन तंत्र पढ़ेंगे
तो उसमें आपको एक एक चीज इसमें हम बताएंगे। अब मादा में यहाँ तो जगह ही नहीं बचा, चलिए पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको देखते हैं, साइड में लिखा देते हैं। मादा 11 से 15 मान लीजिए, 14 मान लीजिए, इसमें क्या होगा, जनन जननांग। देखिए इसको जनन अंग कहते हैं, क्या कहते हैं, जनन अंग। इसी को संधि करके क्या कर दिया गया, जननांग कर दिया गया है, जननांग। ठीक, और अ मिलकर क्या बन गया है, आ बन गया। तो जननांग एवं स्तन का विकास होना, स्तन का विकास होना। जिस प्रकार से यहाँ पे विषय शिक्षण का परिपक्व होना है, उसी प्रकार क्या होता है, उनका जननांग और स्तन का विकास होना शुरू हो जाता है। दूसरा अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग का मतलब होता है बाबू अंडा का बनना, अंडा का बनना। अंडाणु जब तक उसमें बन नहीं बनेगा और पुरुष में शुक्राणु नहीं बनेगा तब तक निषेचन होगा नहीं होगा, और जब तक निषेचन नहीं होगा तब तक युग्मनज बनेगा, तो युग्मनज नहीं बनेगा तो भ्रूण नहीं बनेगा, फिर संतान नहीं होगा। तो अंडोत्सर्ग, अंडा बनना चाहिए, एवं मासिक धर्म, मासिक धर्म, इसको एमसी बोलते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, या आतर्व चक्र, आतर्व चक्र प्रारंभ होना। महिला में होता है कि जैसे मान लीजिए कि अंडा बना, ठीक, अंडा बनने में 7 दिन का समय लगता है, कितने दिन का समय, 7 दिन का समय बन, और कहाँ बनेगा, अंडवाहिनी में, सॉरी अंडाशय में बनेगा, और अंडवाहिनी में इंतजार करता है, 7 दिन तक बनेगा, और 7 से लेकर के 14 दिन तक क्या करता है, वो इंतजार करता है। अगर 14 दिन के अंदर स्पर्म आ गया, शुक्राणु आ गया, तो निषेचन हो जाएगा। अगर निषेचन नहीं हुआ तो उस अंडे का क्या होगा, तो अंडा क्या होगा, धीरे धीरे बेकार हो जाएगा, और फिर अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो ब्लड के साथ क्या रहता है, बाहर, ब्लड के साथ बाहर रहता है। और फिर जैसे इस बार इस अंडा से बना है अंडा, तो अब अगली बार दूसरे अंडा से अंडा बनेगा, फिर वो वेट करेगा। ये प्रक्रिया क्या होती है, लगातार चलती रहती है। इसीलिए महिलाओं के प्रत्येक महीने में ब्लड लॉस भी होता है, शरीर से क्या होता है, ब्लड लॉस, लगभग 500 ml के करीब में ब्लड उनका लॉस होता है, सब मिला करके 4 से 5 दिन का होता है साइकिल वो, जिसमें पूरा उनका ये शरीर का मतलब गंदा ब्लड नहीं होता, ये अंडे उंडे जो रहते हैं ना, जो बने रहते हैं, इसका यूज नहीं हो पाता है, निषेचन नहीं हो पाता है, तो खराब होंगे, और खराब होंगे तो क्या होंगे, शरीर से बाहर आ जाएंगे। तो अंडोत्सर्ग, अंडा का बनना, मासिक धर्म, जब तक मासिक धर्म नहीं आएगा तब तक अंडा का निर्माण नहीं हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इनमें भी जननांग एवं बगल में बाल आता है, जननांग एवं बगल में बाल आना। सोरी मेखला एवं नितंब का चौड़ा होना। देखिएगा, मतलब महिलाओं का जो कमर होता है ना, वो बड़ा होता है, पुरुषों की अपेक्षा चौड़ा होता है। रीजन ये है कि जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है, तो जो बच्चा होता है ना, तो बच्चों को ऐसे रखा जाता है, बच्चे को पूरा ऐसे घूम करके सीधा होना पड़ता है जन्म के समय। तो अगर जगह काफी नहीं रहेगी और दुबली पतली महिला है, तो उन्हें आप देखिएगा लगातार सीजर ही किया जाता है, क्या करना पड़ेगा, सीजर, क्योंकि बच्चे को घुमाने की जगह नहीं मिल पाती है। तो क्या होता है, सोड़ी मेखला एवं नितंब का चौड़ा होना। पांचवा हार्मोन्स हो गया, जननांग हो गया। उसके बाद चेहरे पर बाल आता नहीं उनके ना, आता है, हाँ याद रखिएगा, हार्मोन्स का स्त्रावित होना, हार्मोन्स का स्त्रावण होना, स्त्रावण होना। अब आप में तो था टेस्टोस्टेरोन, एनेडोस्टेरोन, उनमें गैनेडोट्रोपिन, गैनेडोट्रोपिन। और याद रखिएगा, इस चीज को पूछता है कई बार कि मादा में हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज होते हैं, सबको सबका नाम याद होना चाहिए। गैनेडोट्रोपिन, प्रोजेस्टेरॉन, 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 एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। इन 3 हार्मोन्स का नाम याद रखिएगा कि हार्मोन्स का स्त्राव कौन कौन सा होता है, गैनेडोट्रोपिन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। अब देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए, इसीलिए इसको हटाए नहीं, थोड़ा सा इसको साइड में करके लिख दिए। चेहरे पर बालन आपको दिखाई देता है साफ,
वृषभ सेशन का परिपक्व होना आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस एज में वो परिपक्व होना शुरू हो जाता है। हार्मोन्स का स्रावित होना वो भी आपको दिखाई नहीं देगा, तो क्या है उसका नाम याद कर लेंगे, सीना चौड़ा गठीला होना हो जाता है ना, सुगाड़ों का बनना। अब इनमें जननांग एवं स्तन का विकास होना, इनको सीने पर उभार आने लगता है। अंडोत्सर्ग में मासिक धर्म में अथर्व चक्र क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। कब से कब के एज में, 11 से 15 के एज में। उसके बाद जननांग एवं बगल में बाल आना, इसमें आ रहा था ना, छोड़े में खिला जितम क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। हार्मोन्स बताया ना भी जगह कि महिलाओं के कमर का जो साइज होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, चौड़ा होता है पुरुषों के अपेक्षा, क्योंकि बच्चे को 9 महीने पालना है उसमें, ठीक है। तो बच्चे के मूवमेंट के लिए जगह चाहिए, उसका पोषण के लिए जगह चाहिए, तो सारा चीज चलता रहता है। उसके बाद हार्मोन्स का स्राव होना, तो कौन कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं महिलाओं में, गोनेडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, 3 हार्मोन्स रिलीज होते हैं बाबू, ठीक है। यहां तक किसी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जनन तंत्र। यहां तक तो हम वैसे बता दिए आपको। एक तो होता है प्राथमिक लक्षण, जिसमें जननांगों को देख करके पहचान ले जाता है कि लड़का है कि लड़की है, या नर है या मादा है। और एक होता है दैहिक लक्षण, तो ये सब क्या है, दैहिक लक्षण है। ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए, ये तो जनरली सबको पता रहता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए अगला हमारा टॉपिक है नर जनन तंत्र। इसको इजीली मतलब अच्छे से पढ़िएगा, ताकि एग्जाम में पूछ देता है कि आप सचित्र वर्णन कीजिए, या हाँ मतलब ऐसे पूछता है नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। सबसे पहला चीज जो होता है नर में, वो होता है वृषण, ठीक है। क्या होता है, वृषण। अब एक एक चीज को देखते और समझते हुए चलिए, ठीक है। बताते चलेंगे, उसको आप नोट करना तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आपको दिया हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि नर में कितने वृषण पाए जाते हैं, तो कितने पाए जाएंगे, 2। कितने पाए जाते हैं, 2। और दोनों का मुख्यतः काम क्या होता है, शुक्राणु बनाना। अभी तो बता के आ रहे हैं, वृषण काम क्या करते हैं, शुक्राणु बनाते हैं। अब इसको बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। तो इसका काम होता है शुक्राणु बनाना। अब जाहिर सी बात है कि टेस्टिस ऐसे तो हवा में रहेंगे नहीं, इसको वृषण कोष में रखा जाएगा, स्कॉर्टम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, स्कॉर्टम। ऐसे ये कहाँ रहते हैं, एक वृषण कोष में रहते हैं, मतलब झिल्ली, मतलब चमड़े की थैली होती है, उसमें ये क्या रहते हैं, दोनों रहते हैं। इसको हम कहते हैं वृषण, इसको बोलते हैं वृषण कोष, वृषण कोष। तो समझ में आ गया। ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है, इसको थोड़ा सा क्या कर दे, दूसरा मार्कर है, इसको बोलते हैं हम वृषण, और ये आपका क्या हो गया, वृषण कोष। अब वृषण कोष जो है, इसमें पतली पतली आपकी जालिका पाई जाती है। वृषण में क्या पाई जाती है, जालिका पाई जाती है, और यह स्पर्म का निर्माण करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है। जब ये शुक्राणु का निर्माण करती हैं, तो इनके ऊपर एक कुंडी नुमा संरचना लगी रहती है। ऐसे ऐसे कुंडी नुमा क्या लगी रहेगी, संरचना लगी रहती है। इसको बोलते हैं अधिवृषण। क्या बोलते हैं, अधिवृषण। इसको बोलते हैं अधिवृषण। अब ये मतलब सर इसमें लिखवा रहे, इसमें नहीं लिखवा रहे हैं, दोनों का पोर्शन एक ही जगह है, ठीक है। अधिवृषण, इसे क्या कहेंगे, अधिवृषण। अब ध्यान से देखिए, वृषण शुक्राणु को बनाने का काम करता है। वृषण क्या करता है, शुक्राणु को बनाने का काम करता है। तो शुक्राणु बना देता है, लेकिन शुक्राणु इतने अच्छे नहीं होते हैं जो जाकर के निषेचन की क्रिया कर सकेंगे। तो उसे परिपक्व कौन करता है, अधिवृषण। कौन करता है, और वृषण कोष का कोई रोल है, बस ये उसको रोक के रखता है कि भाई कहीं जाना नहीं है, इसी एरिया में तुमको रहना है। जैसे मान लीजिए कि गौशाला बनाई जाती है, ठीक। गौशाला कैसे बनाते हैं हम, चारों तरफ से ऐसे कवर कर देते हैं, एक यहाँ पे गेट रहता है, और ये पूरा कवर है चारों तरफ से, और इसमें आपको कहीं भी रहना रहिए। वैसे ये क्या है, वृषण कोष, इसमें आपको क्या रहेगा, टेस्टिस, वृषण रहेगा। किसका किसका निर्माण करता है ये, शुक्राणु का। और शुक्राणु को परिपक्व कौन करेगा, अधिवृषण। और यहीं से बाबू एक नली जाती है ऐसे। जब आपका शुक्राणु बन जाएगा, शुक्राणु परिपक्व हो जाएगा,
तो शुक्राणु को ऊपर कोई लेके जाने वाला चाहिए, तो इसे कहते हैं शुक्रवाहिनी। क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी। और ये यहाँ पे एक रहता है ऐसे ग्लैंड टाइप का, इसमें जाकर के ये लोग पहुंच जाते हैं शुक्राणु को। इसको कहते हैं शुक्राशय। क्या कहते हैं? जब लिखवाते चलेंगे तो सबका अंग्रेजी में नाम हम लिखेंगे, ठीक है? अभी आपको समझा रहे हैं। शुक्राशय में क्या पहुंच गया? शुक्राणु पहुंच जाएगा। और शुक्राशय में पहुंचने के बाद एक यहां से ऐसे डक्ट होती है, नलिका होती है, जिसके जरिए शुक्राणु, देखिए शुक्राशय में एक पीला क्षारीय द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पीला क्षारीय द्रव पाया जाता है। और जब शुक्राणु यहाँ पहुंचेगा और जब वो लिक्विड इसमें मिल जाएगा, तो अब यहाँ से वो शुक्राणु नहीं कहलाएगा, स्पर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पर्म। उसमें फ्रक्टोज मिला रहेगा, क्षारीय उसको बना देता है ताकि उसको कुछ नुकसान ना हो। जब इंटरकोर्स की बारी आएगी तो उसमें उसको कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या बन जाएगा? वो स्पर्म। और यहाँ से नालिका के मदद से कहाँ जाएगा? मूत्रवाहिनी में चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे पास दो किडनी होती है ना, क्या होती है? दो किडनी होती है। और किडनी सारा चीज छान कर कहाँ देती है? इसमें देती है। इसे हम क्या कहते हैं? मूत्राशय। मूत्राशय कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? मूत्राशय कहेंगे। मूत्राशय से भी एक नली आती है जो यूरिन को लेकर के आती है। अब देखिए दोनों एक ही जगह मिल रही हैं, दोनों एक ही जगह मिलती हैं। और यहीं पे काम करता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या काम करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। जब स्पर्म आपका आगे बढ़ रहा होगा उस समय यूरिन को वो नहीं आने देगा, मूत्र को नहीं आने देगा। और जब मूत्र आ रहा होगा तो स्पर्म को नहीं आने देगा। दोनों के बीच में कवर अप करके रखता है कि एक आए तो दूसरा ना आए। नाम क्या है उसका? प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है। और यहां से ये आपका पेनिस होता है ऐसे, और यहीं से आपका यूरिन बाहर निकलता है। यहीं से आपका यूरिन और स्पर्म दोनों क्या आते हैं? बाहर आते हैं। ये आपका सीसन हो जाता है। पेनिस कहिए या सीसन कहिए? सीसन कहिए, सीसन या पेनिस। अब आप एक चीज सोचिए कि जब सब कुछ हृदय, किडनी, लीवर वगैरह सब कुछ अंदर है, तो ये टेस्टिस बाहर क्यों है? टेस्टिस बाहर क्यों है? देखिए, शुक्राणु का निर्माण शरीर के तापमान पर नहीं हो सकता है। शुक्राणु का निर्माण शरीर के तापमान पर नहीं हो सकता है बाबू। तो जब नहीं हो सकता है तो शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 98.2 फ़ारेनहाइट होता है ना। अब जब इतने पर नहीं हो सकता है तो इसको क्या कर देता है? शरीर से बाहर, शरीर से, ताकि बाहर का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है। और स्पर्म को बनने के लिए शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या चाहिए? कम चाहिए। मतलब अगर आपका 37 है शरीर का तापमान, तो 33-34 पे क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। देखिएगा जितना गर्मी बढ़ेगा, जितना गर्मी बढ़ेगा, यह स्कॉर्टम और नीचे आता जाता है और टेस्टिस शरीर से उतना ही दूर होता जाएगा। टेस्टिस क्या शरीर से दूर हो जाएगा। और ठंडी के टाइम में एकदम शरीर के पास आ जाता है, क्योंकि इसको भी क्या चाहिए? थोड़ी सी गर्मी चाहिए ना। स्पर्म को बनाने के लिए 33-34 डिग्री सेल्सियस मतलब तापमान आपका चाहिए। तो ठंडी में कहा जाएगा? शरीर के पास में। और गर्मी जितना होगा उतना दूर होता जाएगा। तो जो जो चीजें होती हैं इसमें वो हमने आपको लिखवाया है। सबसे पहले क्या लिखवाया हमने आपको? वृषण। वृषण क्या करते हैं? टेस्टिस। क्या कहते हैं? टेस्टिस। उसके बाद अधिवृषण क्या हो गया? चलिए शुरू से करते हैं। सबसे पहले वृषण कोश। वृषण कोश में वृषण, उसके ऊपर अधिवृषण। अधिवृषण से एक नालिका ऊपर लेके जा रही है, उसे हम कहते हैं शुक्रवाहिनी। अरे शुक्रवाणु को लेके जाने वाली शुक्रवाहिनी होती है ना। वाहिन, वाहन मतलब होता है ले जाना, वाहन मतलब ले जाना। तो शुक्रवाहिनी। और कहां ले जाकर छोड़ेगी उसको? शुक्राशय में। शुक्राशय में क्या मिलेगा? एक क्षारीय द्रव मिलेगा। जब क्षारीय द्रव मिलेगा तो उसे क्या बना देगा? वो स्पर्म। ठीक, स्पर्म मतलब शुक्राणु होता है, वो सीमन बनाता है, वीर्य बना देगा। ठीक है। यहां से आपका वीर्य बन जाता है। हिंदी में वीर्य कहते हैं, अंग्रेजी में सीमन। ठीक। और यहां क्या बना था? शुक्राणु। अब सीमन जो है यहां से पहुंचेगा पतली नली द्वारा, सॉरी यहां से पहुंच रहा है ना, और इधर से यूरिन आ रहा है। और यहां पे आपका पाया जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या पाया जाएगा? प्रोस्टेट ग्लैंड मतलब ग्रंथि। एक पीले कॉपर ग्रंथि होती है, वो भी सब आपको 3 ग्रंथि आपके यहाँ मिलेंगी। ठीक है। तो उसका बारे में आगे देख लेंगे। तो प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहां से आपका सीमन या यूरिन पास होता है। ठीक।
सीसन जो होता है एक बेलनाकार रचना होती है, मैथुन अंग होता है, इसी के जरिए निषेचन क्रिया संपन्न होती है, क्योंकि यही रास्ता प्रदान करता है वीर्य को आगे जाने में। तो यहाँ तक समझ आ गया स्ट्रक्चर। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखिए वृषण, दूसरा क्या था अधिवृषण, इसको बोलते हैं एपिडाइडमिस। क्या बोलते हैं? एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस हो सकता है नहीं थोड़ा सा गलत हो जाए, एक बार चेक ही कर लेते हैं। अगर गलत लिखना अच्छा है कि सही लिखा जाए। एपिडाइडमिस होता है। इंग्लिश थोड़ा नहीं लिखना है, इसको थोड़ा सा रख दीजिए यहाँ पे ना। ए पी हाँ डायडिमिस। उसके बाद आपका शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी इसको कहते हैं वाश डिफरेंस। क्या कहते हैं? वाश। अंग्रेजी इसलिए लिखवा रहे हैं ना कि आपको काम करेगा। इसमें से दो चार चीज आपको ऐसी मिल जाएंगी। शुक्राशय को कहते हैं सेमाइनल वेसाइकल। शुक्राशय को क्या कहते हैं? सेमाइनल वेसाइकल। उसके बाद मूत्रमार्ग को कहते हैं यूरेथरा। सीसन को क्या कहते हैं? पेनिस। उसके बाद सहायक ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी होती है? सहायक ग्रंथियां होती है। सहायक ग्रंथियों में सबसे पहले कौन सी हो जाएगी? प्रोस्टेट। हाँ प्रोस्टेट हो जाएगा। उसके बाद काउपर, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, और एक आपका हो जाएगा पेरिनियल ग्रंथि। पेरिनियल ग्रंथि। ये सब क्या करती हैं? सहायक होती हैं। तो ये आपके नर जनन तंत्र के कुछ भाग हैं। नर जनन तंत्र के कुछ भाग है, मतलब इन्हीं सब चीजों से मिलकर क्या बनाता है? नर जनन तंत्र बनता है। तो इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो वृषण क्या होता है आपको ऐसे हमने बता दिया कि किसका काम क्या होता है। शुक्राणु बनाएगा कौन? वृषण। उससे परिपक्व कौन करेगा? मैच्योर अधिवृषण। उसको लेकर कौन जाएगा ऊपर? शुक्रवाहिनी। कहाँ लेके जाएगा? शुक्राशय में लेके जाएगा। और वहां पे कौन आके खुलता है? मूत्रमार्ग खुलता है। उसके बाद सेशन के द्वारा स्पर्म कह रहे हैं सीमन या यूरिन दोनों बाहर निकल सकते हैं। और सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड। आपको बता दिया प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है। यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। उसके बाद आगे काउपर ग्रंथि, उसके बाद पेरिनियल ग्रंथि। तो यहां तक देख लीजिए पहले, उसके बाद आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा था अभी? नर जनन तंत्र। सबसे पहला भाग क्या होता है? टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस ये होते हैं जिसमें क्या होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। और कितने टेस्टिस पाए जाते हैं? दो टेस्टिस पाए जाते हैं। उसके बाद अधिवृषण का काम क्या होता है? जो स्पर्म बनता है उसको परिपक्व करना या मैच्योर करना किसका काम होता है? अधिवृषण का। यह टेस्टिस की रक्षा भी करता है। क्या करता है? ये टेस्टिस की रक्षा भी करता है, ठीक है। ठीक है। तो अधिवृषण जो है टेस्टिस की क्या करता है? रक्षा भी करता है। शुक्रवाहिनी यहां से बंद कर लो, ठीक है। तो शुक्रवाहिनी क्या करती है? जो स्पर्म बन गया रहता है उसी को ले जाकर के कहां पहुंचाती है? शुक्राशय तक। और शुक्राशय इस स्पर्म को स्टोर करता है और इसमें क्या मिलाता है? पीले रंग का क्षारीय द्रव मिला देता है, जिससे स्पर्म हमारा क्या बन जाता है? सीमन, वीर्य बन जाता है। और उसके बाद आगे जाकर के यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, यहाँ से यूरिन आ रहा है। क्या आ रहा है? यहाँ से यूरिन आ रहा है और यहाँ से सीमन जाता है। अगर सीमन आया तो यूरिन को रोक देगा, और यूरिन आया तो सीमन को रोक देगा, ठीक। और यहाँ पे ये पेनिस होता है जो उसको बाहर निकालने का काम करता है। यूरिन या सीमन इसी रास्ते से बाहर आते हैं, ठीक है। यह नर का मैथुन अंग होता है। अब यहां सब तो आपको बता दिए थे। मूत्रमार्ग क्या होता है ये बताया था, यूरेथ्रा। मतलब सॉरी, मूत्राशय से निकलता है यूरेथ्रा, मूत्रमार्ग। और सहायक ग्रंथियों में तीन होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर ग्लैंड और पेरिनियल ग्लैंड। ये सब जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड का काम आपको समझा दिए हैं, रोकने का काम करता है।
काउपर ग्लैंड और पेनियल ग्लैंड, यह उसमें शुगर मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं? शुगर। जब शुगर वगैरह मिला देंगे तो उसमें क्या हो जाता है? ऊर्जा आ जाएगी, क्योंकि शुगर क्या देता है हमें? ऊर्जा देता है। और पेनियल ग्लैंड इसको मतलब मरने से बचाएगी। सीमम क्या करेगी? मरने से। यह सुरक्षित महिला के अंग तक पहुंचाने का काम कौन करेगी? पेनियल ग्लैंड। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज को पहले नोटिस कर लेते हैं, या तो किसको पूछना है कुछ? चलिए देख लेते हैं। देखिए, नर में एक जोड़ी, नर में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। कितनी जोड़ी? एक जोड़ी। तो नर में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, और यह शुक्राणु का निर्माण करते हैं। शुक्राणु का निर्माण करते हैं। इनमें से इनमें नर हार्मोन, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण होता है। नर में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं और यह शुक्राणु का निर्माण करते हैं। इनमें नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण होता है। देखिए, जो भी आप लिखिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अगर अच्छे से याद है तब कुछ भी लिख सकते हैं इसके बारे में। हमने क्या लिखा? नर में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं और यह शुक्राणु का निर्माण करते हैं। इनमें नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण होता है। वृषण का तापमान शरीर के तापमान से, कल ही बताए थे ना, शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, कम होता है, जिससे शुक्राणु का निर्माण हो सके, जिससे शुक्राणु का निर्माण हो सके। शरीर के तापमान पर शुक्राणु का निर्माण नहीं हो सकता। देखिए, जिस भी जानवर का या जंतु का टेस्टिस बाहर है, मतलब कि उसका शरीर का तापमान क्या है? अधिक है। और जिसका टेस्टिस आपको बाहर दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब उसका शरीर का तापमान मैं बैलेंस करके रखा है। तो देखिए, वृषण का तापमान शरीर के तापमान से क्या होता है? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिससे शुक्राणु का निर्माण हो सके। अगर यह शरीर के अंदर होता, देखिएगा बचपन में जब शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है तो टेस्टिस बाहर नहीं होता बच्चों का, वो अंदर भी रह सकता है आराम से थैली में। लेकिन जब वो बड़ा होता है और जितनी गर्मी ज्यादा होगी उतना ही टेस्टिस शरीर से दूर होगा। क्या होगा? टेस्टिस शरीर से दूर होगा, और ठंडी के दिनों में शरीर के पास आ जाता है। यह तो हो जाएगा। लिखेंगे वृषण के चारों ओर, वृषण के चारों ओर नालिकाकार संरचना होती है, नालिकाकार संरचना होती है, जिसे अधिवृषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवृषण कहते हैं। एपिडेडमिस लिखा था ना, अधिवृषण कहते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक लगाते हैं, कौन सा? अधिवृषण। अधिवृषण, एपिडेडमिस, ठीक है। अधिवृषण एक कुंडलीनुमा संरचना है, जो वृषण को सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? वृषण को सुरक्षा प्रदान करती है। अर्धिवृषण एक कुंडलीनुमा संरचना है जो वृषण को सुरक्षा प्रदान करती है एवं शुक्राणु को परिपक्व, शुक्राणु को परिपक्व बनाती है, जिससे यह शुक्रवाहिनी में गति कर सके। शुक्रवाहिनी में
गति कर सके। अधिवृषण की लंबाई, अधिवृषण नालिका की लंबाई 6 मीटर होती है। कितनी होती है? 6 मीटर होती है। सोचिए, 1 मीटर में 3 फुट, 1 मीटर में 3 फुट, और कितना कह रहा है? 6 मीटर, मतलब 18 फुट। और आप कितने फुट के हैं? 5 से 6 फुट। सोचिए 18 फुट की ये है नलिकाकार एक संरचना है केवल। यह तो समझ में आ गया। अधिवृषण एक कुंडलीनुमा संरचना है जो वृषण को सुरक्षा प्रदान करती है एवं शुक्राणु को परिपक्व बनाती है, जिससे शुक्रवाहिनी में गति कर सके। अधिवृषण नलिका की लंबाई क्या होती है? 6 मीटर होती है। ठीक है। कुंडलीनुमा मतलब जैसे देखिए ये क्या है, ये चार तरफ से इसको फैले हुआ ना ऐसे, इसी को ना बोलते हैं अधिवृषण। जो इसका ये वाला भाग है, ये इसको क्या बोलते हैं? अधिवृषण बोलते हैं। यह परिपक्व मतलब होता है मैच्योर करना। कोई भी चीज, जैसे अगर आप आटा गूंथ ले तो कच्चा मटेरियल है, उसको रोटी बनाते हैं आप, तो बस शुक्राणु बनाने का काम टेस्ट इसका, उसको परिपक्व कौन करता है? अधिवृषण। ठीक है, यहां तक समझ में जाएगा आपको? और कुछ तो छूटा नहीं है? चलिए ठीक है, यहां तो कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, शुक्रवाहिनी, ठीक है, क्या बोलते हैं? वास्ट डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास्ट डिफरेंस। शुक्रवाहिनी से क्या जाता है? शुक्राणु पहुंचता है शुक्राशय तक, तो लिख देंगे यह एक 40 से 45 सेंटीमीटर लंबी मोटी नालिका होती है, मोटी नालिका होती है, जिसमें से जिससे होकर जिससे होकर शुक्राणु शुक्राशय तक पहुंचते हैं। कहां तक पहुंचते हैं बाबू? शुक्राशय तक पहुंचते हैं। इसका रूल यहीं तक था, हो गया। अब पूरा किताब अगर आप छापने जाएंगे तो दिक्कत होगा ना, याद भी नहीं होगा उतना। शुक्राशय, इसको बोलते हैं सेमिनल, सेमिनल वेसाइकल, है ना? तो लिखवा दे सबका अंग्रेजी, ठीक है? लिखेंगे यह एक थैली नुमा संरचना होती है, यह एक थैली नुमा संरचना होती है जिसमें शुक्राणु में हल्का पीला क्षारीय द्रव मिलाया जाता है, जिससे शुक्राणु वीर्य को कहते हैं सीमन। क्या कहते हैं? देखिए शुक्राशय में क्या होगा, ये एक थैली संरचना होती है, मतलब एक ब्लेडर टाइप का है, जिसमें शुक्राणु में हल्का पीला क्षारीय द्रव मिलाया जाता है। उससे क्या हो जाता है? शुक्राणु जो है वीर्य में बदल जाता है, जिससे शुक्राणु वीर्य में बदल जाता है, बदल जाता है। और यहां से छोटी शुक्रवाहिनी नली द्वारा, शुक्रवाहिनी नली द्वारा यह मूत्र मार्ग में खुलता है, मूत्र मार्ग में खुलता है। इसको इजैकुलेट या स्खलन भी बोलते हैं, ठीक है? तो आपको हमने यहाँ पे समझा दिया कि शुक्रवाहिनी क्या करती है। शुक्रवाहिनी जो है वो शुक्राणु को लेकर कहाँ पहुंचेगी? शुक्राशय में, और शुक्राशय में क्या कर देगा? लिपिड मिला देगा, पीले रंग का क्षार मिलाता है। तो जब क्षार मिला देगा तो ये क्या बन जाएगा? अब सीमन। और सीमन यहाँ जब आगे बढ़ेगा तो प्रोस्टेट ग्लैंड इसको रोकेगा, तो भाई तुम्हारी अनुमति है कि नहीं है? अगर अनुमति होगी तो इसको यहाँ पे आगे भेज देगा। ठीक, यहाँ तक कुछ? अच्छा, इसके बाद कौन सा टॉपिक था? क्या लिखा था टॉपिक में? मूत्र मार्ग था ना? देखिए लिखेंगे मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग, इसको भी निकाल देते हैं ना, यूरेथ्रा कहते हैं इसको, ठीक है? क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। मूत्र मार्ग लिखिए, यह मूत्राशय से
आने वाली नालिका है, यह मूत्राशय से आने वाली नालिका है जो जिसमें स्खलन नालिका, स्खलन नालिका या शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी खुलती है और शीशन का छिद्र मूत्र और वीर्य दोनों का स्खलन मार्ग होता है, स्खलन मार्ग होता है। समझा गया? देखिए मूत्र मार्ग को हमने लिख दिया कि यह मूत्राशय से आने वाली नालिका है जिसमें स्खलन नालिका शुक्रवाहिनी खुलती है और शीशन का छिद्र मूत्र या वीर्य का दोनों का स्खलन मार्ग होता है। मतलब दोनों का आने का रास्ता क्या है? सेम है। मतलब एक आएगा तो एक दूसरा वाला रुक जाएगा, ठीक है। और उसे रोकने का काम कौन करेगा? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड 50 साल के ऊपर के जो लोग होते हैं उनमें यह थोड़ा सा खुल जाता है या बड़ा हो जाता है, इसलिए उनको यूरिन पास करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो कई बार लोग इसको क्या करते हैं? सीजर के द्वारा हटवा भी देते हैं। यहाँ तो कुछ पूछना किसी को, तो इसको नोट करना तो नोट कर लीजिए। देख लीजिए इसी में शीशन, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? पेनिस। लिखेंगे यह नर में, यह नर में बेलनाकार पेशीय अंग होता है, पेशीय अंग होता है जिस और यह मैथुन अंग भी कहलाता है। क्या कहलाता है? मैथुन अंग भी कहलाता है, जिससे मूत्र या वीर्य का स्खलन होता है, स्खलन होता है। बस इसका यही काम है, ठीक है। यह नर में क्या होता है? बेलनाकार पेशीय अंग होता है और यह मैथुन अंग के नाम से भी जाना जाता है, जिससे क्या होता है? मूत्र या वीर्य का स्खलन होता है। इसको देख लीजिए। मैथुन का मतलब होता है जब यह नहीं होता है इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है, या सेक्स के दौरान यह एक्टिव होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मैथुन अंग। इसी के रास्ते आपके क्या मतलब वीर्य पहुंचता है आगे तक, ठीक। और कुछ भी ना किसी को? ठीक है, तो नोट कर लीजिए। सहायक ग्रंथि, ठीक है। सहायक ग्रंथि में आपको हमने 3 चीज लिखवाया था। एक था प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड मतलब ग्रंथि। दूसरा था आपका काउपर ग्रंथि और तीसरा था पेरिनियल ग्रंथि। 3 चीज, प्रोस्टेट, काउपर और पेरिनियल ग्रंथि। लिखेंगे यह शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु के निर्माण, शुक्राणु का पोषण एवं शुक्राणु को, देखिए 3 चीज, यह शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु के पोषण एवं शुक्राणु को जीवित रखने में सहायक होती है, जीवित रखने में सहायक होती। अब जब शुक्राणु की इतनी बात कर लिए हम, तो कुछ शुक्राणु का संरचना भी देख लेते हैं। देखिए शुक्राणु कुछ इस प्रकार का, अगर आप देखेंगे टीबी वगैरह में तो कुछ ऐसे रहता है, ऐसे शुक्राणु रहता है, ठीक है। होता क्या है कि इसके अगले वाले भाग में, जैसे आप इसको अगर ऐसे देखेंगे स्ट्रक्चर मतलब किताब उताब में ऐसे है, ठीक। ये ऐसे
बस इसको डाउन करते चलेगा और यहां से ऐसे कुछ इस प्रकार का शुक्राणु होता है। ठीक है, शुक्राणु हो रही है ना, ठीक है। इसको बोलते हैं शीर्ष, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मध्य मतलब बॉडी, इसको बोलते हैं बॉडी मतलब काय, और इसको बोलते हैं पूंछ, क्या बोलते हैं, आप टीवी वगैरह में प्रचार वगैरह देखेंगे तो इस तरह का दिखाएगा आपको शुक्राणु, लेकिन कुछ इस स्ट्रक्चर में होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि शुक्राणु के कितने भाग होते हैं तो तीन, कौन से, तीन भाग होते हैं। कौन कौन से, तो एक शीर्ष, इसको बॉडी कहते हैं, इसको हेड बोलते, देखिए ये हेड, बॉडी, टेल, पूंछ। ठीक, हेड पे एक्रोसोम होता है, हेड पे क्या होता है, एक्रोसोम, एक्रोसोम। इसके मध्य बॉडी में जो होता है वो होता है माइटोकांड्रिया। क्या होता है, माइटोकांड्रिया ऊर्जा देता है बाबू, क्या देता है, माइटोकांड्रिया क्या इसको प्रदान करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। और इसी में कोशिका द्रव भी होता है, क्या होता है, कोशिका द्रव, तो एक कोशिका द्रव भी होता है, कोशिका द्रव। पूंछ गति करने में सहायक होती है, पूंछ क्या होती है, गति करने में सहायक होती है। अगर जिस शुक्राणु का पूंछ नहीं है या पूंछ टूट गया है, खत्म हो गया है, वह गति नहीं कर पाएगा, वह गति नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिना पूंछ के वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। वो पूंछ कैसे झटकते रहते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा जो लोग तैरने वाले होते हैं अपने पैर को झटकते रहते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। वैसे ही अगर ये पूंछ इसका चलता रहा तो ये शुक्राणु कहाँ आगे बढ़ता रहेगा, और अगर ये नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो शुक्राणु के अगले शीर्ष भाग में क्या पाया जाता है, एक्रोसोम, क्या पाया जाएगा, एक्रोसोम पाया जाता है। बीच में माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया क्या देगा, उसको ऊर्जा देगा, आगे बढ़ने के लिए क्या देगा, ऊर्जा। और पूंछ गति करने में सहायक होता है। कोई दिक्कत, यहां तक समझ आएंगे आप लोग, तो इसको लिखवाना पड़ेगा या फिर जैसा बताइए, क्योंकि यहां तक आप समझ जाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर बना करके एक्रोसोम चेस्ट इसको लिखवा देंगे। यहां तक देख लीजिए, पहले कुछ पूछा तो पूछ लीजिए। देख लीजिए, यहीं पे हम देख लेते हैं शुक्राणु, क्या ये, क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको, स्पर्म। देखेंगे इसके तीन भाग होते हैं, इसके तीन भाग होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है शीर्ष, दूसरा होता है इसका ग्रीवा या मध्य भाग कह सकते हैं, ग्रीवा या मध्य भाग, और तीसरा होता है पूंछ, तीसरा। देखिए शीर्ष में क्या होता है, पहला देख लेते हैं शीर्ष। लिखेंगे इसमें एक्रोसोम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है, जो इसमें एक्रोसोम पाया जाता है जो निषेचन के समय, निषेचन के समय एंजाइम स्त्रावित करता है, एंजाइम स्त्रावित करता है, जिससे अंडाणु के ऊपर, अंडाणु के ऊपर वाला परत, ऊपर वाला परत, उसका नाम होता है कोरोना रेडिएटा। क्या नाम होता है, कोरोना रेडिएटा। आप ये मत समझिएगा कोरोना अब आया है, कोरोना रेडिएटा, रेडिएटा, जिससे अंडाणु के ऊपर वाला परत कोरोना रेडिएटा कमजोर होता है और निषेचन हो जाता है, कमजोर होता है और निषेचन हो जाता है। अगर यह एंजाइम स्त्रावित नहीं करेगा, ठीक है, तो कोरोना रेडिएटा बहुत हार्ड होता है, वो अंदर जाने नहीं देगा। और जैसे एक शुक्राणु अगर अंदर चला गया तो फिर अपने आप को क्या कर लेते हैं, सब हार्ड हो जाएंगे, फिर किसी के साथ निषेचन नहीं होगा। नहीं तो सोचिए कि कई लाख शुक्राणु रिलीज होते हैं एक बार में,
कई लाख, तो कितने बच्चों का निर्माण हो जाता। तो एक जहां निषेचन हुआ कि बाकी सब क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, किसी का निषेचन फिर हो नहीं पाएगा। आपने देखा होगा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहता है, जैसे अंडाणु हो गया, अंडाणु पे ऐसे बने रहते हैं सब। अब जब ये जाता है स्पर्म, स्पर्म ऐसे जाएगा ना, स्पर्म जाएगा तो इस चीज को तोड़ करके अंदर जाना होता है, क्योंकि कोशिका यहाँ होती है। कोशिका देखिए, मानव की, अगर मानव की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। ध्यान समझिएगा, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, और सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन अब जब ये इसमें जाएगा तो उसको जान देगा वो, तो ये क्या करेगा, स्त्रावित करेगा, रिलीज करेगा एंजाइम को, और इसको क्या कर देगा, थोड़ा सा कमजोर, और ये इसमें घुस जाएगा। और जब ये घुस करके, इसमें भी कोशिका एक है, इसमें भी कोशिका है, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन। और दोनों के मिलने के बाद युग्मनज बनता है, कल ही बताया था, ठीक है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है। युग्मनज के एक हफ्ते बाद क्या बनता है, भ्रूण। 24 घंटे बाद क्या बनता है, भ्रूण। जो विकास करेगा क्या बनेगा, भ्रूण। तो हमने लिखा कि इसमें एक्रोसोम पाया जाता है जो निषेचन के समय एंजाइम स्त्रावित करता है, जिससे अंडाणु के ऊपर वाला परत कोरोना रेडिएटा कमजोर हो जाता है और निषेचन क्रिया हो जाती है, ठीक है, निषेचन की क्रिया हो जाती है, क्रिया हो जाती है। अब देखिए मध्य भाग यहीं पे देखा, देख सकते हैं हम लोग, मध्य भाग, ठीक है। इसमें एक तंतु के चारों ओर, एक तंतु के चारों ओर माइटोकांड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चारों ओर माइटोकांड्रिया पाया जाता है, माइटोकांड्रिया पाया जाता है, जिससे शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए इसमें तंतु के चारों ओर माइटोकांड्रिया पाया जाता है, जिसमें शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। अब पूंछ, पूंछ क्या काम करता है, पूंछ, यह शुक्राणु को गति करने में, ये शुक्राणु को गति करने में सहायता करता है, सहायता करता है। इसके बिना शुक्राणु गति नहीं कर सकता है, इसके बिना शुक्राणु गति नहीं कर सकता है, कर सकता है। देखिए कई बार ये पूछता है एग्जाम में कि शुक्राणु का नामांकित चित्र बना करके क्या करिए, वर्णन कीजिए। तो आप चित्र बना लेंगे और कुछ ऐसा बना दीजिए इसमें, ठीक है। तो शीर्ष में क्या पाया जाता है, एक्रोसोम। और एक्रोसोम क्या करता है, जब निषेचन का समय आएगा तो उस समय एंजाइम स्त्रावित करेगा। क्या निकलेगा, एंजाइम। और एंजाइम क्या करेगा, ये कोरोना रेडिएटा, इसको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा, इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। और ये क्या है, शुक्राणु। जब शुक्राणु जाएगा अंडाणु के पास तो क्या एंजाइम रिलीज करेगा ना ये शुक्राणु, उससे क्या होगा, कोरोना रेडिएटा कमजोर हो जाता है और शुक्राणु अंदर प्रवेश कर जाता है। पूंछ नहीं जाता है, केवल हेड, कौन जाएगा, केवल शीर्ष जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाकर निषेचन क्रिया कंप्लीट हो जाती है। हमने लिखा है कि इसमें एक्रोसोम पाया जाता है जो निषेचन के समय एंजाइम स्त्रावित करता है, जिससे अंडाणु के ऊपर का वाला परत कोरोना रेडिएटा कमजोर हो जाता है और निषेचन क्रिया हो जाती है। उसका मध्य भाग, इसमें एक तंतु के चारों माइटोकांड्रिया पाया जाता है, जिससे शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। और यहाँ पे पूंछ, यह शुक्राणु को गति करने में क्या करता है, सहायता करता है। अगर आपके पास पूंछ नहीं है, सीमा तो उसके पास, स्पर्म के पास, तो गति नहीं कर पाए। यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ तक देखिए आपका नर जनन तंत्र यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको क्या, हमको क्या पढ़ना है, मादा जनन तंत्र, ठीक है।
देख लीजिए यहाँ तक, और कुछ पूछ सकते हैं।